हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखित नॉवेल बंधक का 9वां भाग। हाँ, पागल है तू। आज तेरा नाम मर्दान में गूंजता है तो इसकी वजह मैं हूँ। तू हमेशा मेरी सलाह से चला और जीता, परंतु ये काम करने से मैं तेरे को मना करती हूँ। इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दे, माँ ने शुष्क स्वर में कहा। प्लीज़ माँ, इनके लिए कुछ करना है। तो नहीं मानेगा तू? माँ का स्वर कठोर था। कभी कभी तो मैं जिद करता हूँ, मान ले। वसीम खान के स्वर में रिक्वेस्ट के भाव थे। माँ कुछ पल वसीम खान को देखती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन जब मैं तेरे को रुकने को कहूँगी तेरे को रुकना होगा। इस मामले में हम ज़्यादा दखल नहीं दे सकते। मंजूर है। माँ के चेहरे पर अब गंभीरता आ गई थी। वसीम खान ने मोना चौधरी को देखकर कहा, तो तुम्हें किसी ने पैसा दिया और तुम अली को मारने सीमा पार करके आ गई? हाँ। कोई क्यों मारना चाहता है अली को? क्योंकि उस हमले में उसका एकमात्र बेटा मारा गया। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, मोना चौधरी ने कहा। तुम्हारी इस हरकत के पीछे हिंदुस्तान सरकार का हाथ तो नहीं? पागलों जैसी बातें मत करो, ये पूरी तरह प्राइवेट मामला है। तुम अली के करीब पहुंचना चाहती हो कि उसे मार सको? ठीक समझे, यह नामुमकिन जैसा काम है। वसीम खान इनकार में सिर हिलाता क्या उठा। अली ऐसी ज़िंदगी जीता है जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं रहता कि वो किधर होगा। वो सतर्क रहता है और पहरे में रहता है। उसके ढेरों गुप्त ठिकाने हैं। आदमियों का उसके पास ऐसा ज़बरदस्त नेटवर्क है, मैं बयान नहीं कर सकता। वो तेज़ दिमाग का खतरनाक इंसान है। लेकिन एक बीच की खबर है, माँ बोल पड़ी। औरतों का रसिया है वो। ये तो अच्छी बात है, मोना चौधरी ने कहा। औरत के नाते मुझे उस तक पहुंचने का मौका मिल जाए। यह आसान बात नहीं है छोकरी, माँ ने कहा। अली बहुत सतर्क रहने वाला इंसान है। अली के पास जो लड़की पहुंचाई जाती है उसके बारे में पूरी छानबीन की जाती है। वो जानता है कि यही उसकी कमज़ोर कड़ी है, जिसके सहारे उसका कोई दुश्मन उस तक पहुंच सकता है। उसके कुछ लोग गुप्त तौर पर उसके लिए जब भी लड़की का इंतज़ाम करते हैं तो ये काम सतर्कता और छानबीन के साथ होता है। आप लोगों की पहुंच उन लोगों तक है, महाजन बोला। नहीं, माँ बोली। मैंने पहले ही कहा कि अली की हम लोगों की पहुंच से बाहर की बात है। कुछ चुप्पी सी रही वहाँ। वसीम खान ने 2 बार पहलू बदला। मुझे एक बोतल मिलेगी? बोतल पानी की? माँ ने माथे पर बल डालकर उससे पूछा। विस्की। चुपचाप बैठा रहे, यहाँ कोई भी शराब नहीं पीता। लीवर खराब हो जाता है, दिमाग तो खराब हो ही जाता है पीकर। वसीम तो छूता भी नहीं बोतल को। ऐसी बुरी चीज़ों को मैं वसीम से दूर रखती हूँ। महाजन ने गहरी सांस ली। अली कहाँ पर मिलता है? उसका कोई भी पक्का ठिकाना नहीं है, वसीम खान बोला। हमें इस बारे में जानकारी कम है। अली दाऊद खेल मियाँ वली या खुशाब शहर में ज़्यादा होता है, मोना चौधरी बोली। माँ और वसीम खान की नज़रें मिली। सुना तूने? माँ ने सिर हिलाकर कहा। लड़की पूरी जानकारी लेकर इस पार आई है, कम नहीं है ये। मोना चौधरी की निगाह दोनों पर थी। तू ठीक कहती है छोकरी। अली इन 3 शहरों में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ उसके कई ठिकाने हैं। उसका ज़्यादा काम यहीं चलता है। मुझे ये पता करके बता दो कि वो किस शहर में है। माँ और वसीम खान की नज़रें पुनः मिली। मेरी बात मान, तू इस छोकरी को चलता कर दे, ये मुसीबत खड़ी करेगी, माँ ने कहा। माँ तुम तो यूं ही, इस पर नज़र तो नहीं है तेरी? माँ ने तीखे स्वर में कहा। नज़र? खूबसूरत है, जवान है, कहीं तू बेकार की बात मत कर माँ, ऐसा कुछ नहीं है। शंकर का एहसान है मुझ पर, उस एहसान को बराबर करना चाहता हूँ, वसीम खान ने गंभीर स्वर में कहा। शेर खान इस काम में हमारे काम आ सकता है। माँ ने वसीम खान को घूरा। तू मानेगा नहीं वसीम, मुसीबत खड़ी करके ही रहेगा। ये छोकरी तेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। तू कितनी अच्छी है माँ, मेरी बात कभी नहीं टालती। वसीम खान मुस्कुरा पड़ा। माँ ने नापसंदगी भरे अंदाज में वसीम खान से कहा। शेर खान नहीं मानेगा। अली के खिलाफ के मामले में कोई भी हाथ नहीं डालेगा। तू कहेगी तो शेर खान इनकार नहीं करेगा, वसीम खान बोला। माँ उठ खड़ी हुई। माँ, वसीम खान ने कहना चाहा, इन दोनों को यहीं ठहरा दो, शेर खान से बात करके देखूंगी, फ़ोन करूंगी उसे, कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं जानता था कि तुम मेरी बात नहीं टालोगी, वसीम खान पीछे से कह उठा। माँ ने ठिठक कर पलट कर वसीम खान को घूरा। यह मामला खतरनाक है वसीम। अली का एक इशारा हमें मिट्टी में मिला सकता है। हम उसके खिलाफ लड़ने नहीं जा रहे हैं, वसीम खान ने कहा। मैं मोना चौधरी की सहायता करना चाहता हूँ, शंकर की खातिर। माँ बाहर निकल गई। वसीम खान ने गंभीर निगाहों से मोना चौधरी और महाजन को देखकर कहा। माँ की चिंता अपनी जगह सही है। अली को हवा भी मिल गई कि हम उसके खिलाफ तुम्हारी सहायता कर रहे हैं तो वो मेरी सारी बादशाहत को मसल देगा चंद घंटों में, हमें मिट्टी में मिला देगा। ये काम इतनी तेज़ी से करेगा वो कि हमें अपनी मौत का तब यकीन भी नहीं होगा।
मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगी वसीम खान, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। मोना चौधरी और महाजन को रुकने के लिए एक कमरा दे दिया गया। दोपहर को कमरे में ही खाना पहुंचा दिया गया। उसके बाद मांगने पर कॉफ़ी भी मिल गई। शाम 5 बजे वसीम खान उनके पास आया। माँ ने शेर खान से बात कर ली है, वसीम खान ने कहा। शेर खान से जो हो सकेगा वो करेगा, वो मियाँ वली में मिलेगा। शेर खान करता क्या है? मोना चौधरी ने पूछा। ड्रग्स का काम करता है, नशे का व्यापारी है। अली के संगठन को ही वो ड्रग्स सप्लाई करता है। ये तो अच्छी बात है, मोना चौधरी ने फ़ौरन कहा। खुश होने की ज़रूरत नहीं, वसीम खान ने गंभीर स्वर में कहा। शेर खान तुम लोगों के साथ बेवकूफ़ी वाला कोई काम नहीं करेगा। शेर खान को बताया कि हम क्या चाहते हैं? महाजन बोला। बताया, माँ की बात वो टाल नहीं सकता, वरना अली के बारे में ऐसी बात वो सुनता भी नहीं। मियाँ वली में वो कहाँ मिलेगा? वसीम खान ने जेब से कागज़ निकालकर मोना चौधरी को दिया। इस पर शेर खान का मोबाइल नंबर लिखा है, मियाँ वली पहुँचकर उससे बात कर लेना। ऐसा तो नहीं कि वो हमें अली के हाथों में फंसा दे? महाजन बोला। ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि अली तक तुम लोग नहीं पहुंच सकोगे। पहुंच गए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और मारे जाओगे। तुम लोगों का मामला तुम लोगों की मौत पर ही खत्म होगा, वसीम खान गंभीर स्वर में बोला। मोना चौधरी और महाजन खामोश रहे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि अली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एहसास हो चुका है इस बात का, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर वापस क्यों नहीं चले जाते? वसीम खान ने दोनों को देखा। काम को बीच में छोड़कर पलट जाना हमारी आदत नहीं है, महाजन बोला। तो जान गवाओ, मुझे क्या, अब मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों यहाँ रहो। हम चले जाते हैं, मोना चौधरी बोली। शेर खान के पास पहुँचना चाहते हैं। वसीम खान ने व्याकुलता भरी निगाहों से दोनों को देखा। तुम एक बार फिर शेर खान से फ़ोन पर कह देना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम आने की कोशिश करे। वसीम खान सिर हिलाकर रह गया। मोना चौधरी और महाजन वसीम खान के इस ठिकाने से बाहर निकल आए। मामला गंभीर होता जा रहा है बेबी, महाजन ने कहा। कोई भी अली के खिलाफ सहायता देने को तैयार नहीं। शेर खान हमारे काम आ सकता है, वो अली के संगठन को ड्रग्स सप्लाई करता है, वो हमें अली के करीब पहुंचा सकता है। सवाल तो ये पैदा होता है बेबी कि वो अली के खिलाफ हमारी सहायता क्यों करेगा? अली से हर कोई डरता है। वसीम खान बीच में है, ऐसे में शेर खान कुछ तो हमारे लिए करेगा ही। मियाँ वली चलने का इंतज़ाम करना होगा। ये कहाँ पड़ता है, पूछते हैं। मोना चौधरी ने कमीज सलवार के ऊपर बुर्का पहन रखा था। महाराज महाजन पठानी सूट, टोपी और दाढ़ी में था। दोनों अभी वहाँ से कुछ ही आगे बढ़े थे कि उनके पास कार आकर रुकी। वारिस कार चला रहा था। ये अभी गया नहीं? उस पर निगाह पड़ते ही महाजन बोला। भीतर बैठो, वारिस ने ऊंचे स्वर में कहा। दोनों भीतर आ बैठे। मोना चौधरी आगे वाली सीट पर, महाजन पीछे वाली सीट पर। वारिस ने कार आगे बढ़ा दी। मैंने तो समझा तुम चले गए होगे, महाजन बोला। हाँ, चला जाता वापस मुजफ्फराबाद, परंतु मैं तुम लोगों को लेकर चिंतित था कि वसीम खान तुम्हारी बात सुनकर नाराज़ ना हो जाए। अब मुझे लगने लगा था कि तुम लोगों के साथ कुछ बुरा हो गया, क्योंकि शाम होने पर भी तुम लोग बाहर नहीं निकले थे। सब ठीक ही रहा। वसीम खान ने तुम लोगों की बात सुनकर क्या कहा? मुझे यकीन है कि वो पीछे हट गया होगा, कार चलाते वारिस ने कहा। हाँ, वो अली के खिलाफ नहीं जाना चाहता। कोई भी अली के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा, वारिस ने सिर हिलाकर कहा। मियाँ वली शहर का पता दिया है किसी का? मोना चौधरी बोली। अब हमने वहाँ जाना है। मियाँ वली? वारिस के होठों से निकला। हाँ, मोना चौधरी ने कहा। तो मैं वहाँ ले चलोगे? रास्ता लंबा है, कम से कम 12 घंटे का सफ़र है, वारिस ने कहा। मुफ्त में इतना लंबा नहीं जा सकता, बच्चे भी पाल लें। नोट मिलेंगे, पैसे की परवाह मत करो। हमारा कोई विश्वासी हमारे साथ है तो ये कम बात है क्या? ठीक है, ले चलता हूँ, लेकिन रात रास्ते में 2-3 घंटों की नींद ज़रूर लूँगा। ड्राइविंग में इतना लंबा जागना ठीक नहीं। रास्ते में जहाँ ठीक लगे रुक जाना, हम भी छोटी सी नींद ले लेंगे, मोना चौधरी ने कहा। और मियाँ वली पहुँचने का सफ़र शुरू हो गया। पानीपत, रविवार 6 तारीख, शाम 6 बजे। दल नंबर 1 ने होटल छोड़ा। बिल वगैरह सब चुकता कर दिए थे। बाहर सूर्य पश्चिम की तरफ झुक चुका था। इस वक्त शांत सी सुनहरी धूप पड़ रही थी। काफ़ी भीड़ भरा शहर है ये, अदनान ने कहा। सुना है पानीपत की लड़ाई यहीं हुई थी, खान बोला। कैसी लड़ाई? ये तो मुझे भी नहीं पता। बहुत पुरानी, सैकड़ों साल पहले की बात है कि यहाँ कोई लड़ाई हुई थी। हम यहाँ पानीपत का भूगोल या इतिहास जानने नहीं आए। नवाब ने कंधे पर लटके छोटे से बैग को ठीक करते हुए कहा। जो भी बात हो वो अपने काम की हो, हम दिल्ली के लिए चलने वाले हैं। शाहिद ने गर्दन घुमाकर नवाब को देखा। तूने अपना नशा ले लिया है ना? टनाटन, नवाब मुस्कुरा पड़ा। बाकी की ड्रग्स भी संभाल के रखना। ड्रग्स नहीं होगी तो तेरी गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी। ड्रग्स तो मेरी जान है, उसके बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। दिल्ली तक का सफ़र कैसे करें? अदनान ठिठक कर हर तरफ देखता क्या उठा। तभी शाहिद का फ़ोन बजा। हेलो, होटल छोड़ दिया? लीडर की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, मेरे आदमियों की नज़र में हो इस वक्त तुम सब। लीडर की आवाज़ शाहिद के कानों में पड़ रही थी। परंतु उन्हें तलाश करने की चेष्टा मत करना, सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। हम ऐसा ही कर रहे हैं।
शाहिद ने कहते हुए पास खड़े खान पर नज़र मारी। सबसे पहले किसी दुकान पर तुम में से एक जाएगा और बादाम काजू किशमिश खरीदेगा। कम से कम 4 किलो बादाम, इतने ही काजू और किशमिश। एक दुकान से सामान न मिले तो दूसरी से ले लो। सामान इकट्ठा करो। ये किस लिए? उस वक्त के लिए जब तुम लोगों ने बंधक बना रखे होगे और तुम सबके पास खाने को कुछ नहीं होगा, तब इन चीज़ों से काम चल जाएगा। समझ गया। दल नंबर 2 और 3 को भी ऐसा यही सामान खरीदने को कहो। मैं अभी कहता हूँ। तुम शाहिद हो ना? हाँ। अब आगे सुनो। जब तुम लोग ये सामान खरीद लोगे तो मेरे आदमी तुम लोगों को बैग देंगे। बैग? हाँ, उनमें गनें होंगी, ग्रेनेड होंगे, ग्रेनेड लॉन्चर होगा, फालतू राउंड होंगे और आरडीएक्स होगा। ठीक। शाहिद सतर्क स्वर में कह उठा। उन बैगों के साथ तुम लोग रोडवेज़ की बस में सफ़र करोगे। सामने ही कहीं रोडवेज़ का बस अड्डा है। हर 2 मिनट के बाद दिल्ली जाने की बसें मिलती हैं। तुम लोग दिल्ली के बाईपास पर उतर जाओगे। हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद क्या करना है ये तब फ़ोन पर बताऊंगा। समझ गया। बाकी दोनों दलों को भी फ़ोन पर ये सब बातें बता दी। ध्यान रखो कि आज रात दिल्ली पर तुम लोगों ने हमला बोलना है, दहला देना है दिल्ली को। हमारे प्लान की सबसे अहम चीज़ बंधक है। लाशें बिछाओ, दहशत फैलाओ और बंधक बनाओ। 20 लोगों से कम बंधक नहीं होने चाहिए। बंधकों में औरतें और बच्चे ज़्यादा हों तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हम सबके लिए। बिना किसी तनाव के आराम से आगे बढ़ो। तनाव पास में नहीं आना चाहिए। बहुत वक्त है तुम लोगों के पास। मज़े मज़े से भी काम करोगे तो अभी 8 बजे दिल्ली बाईपास पर उतर जाओगे। यूँ तुम लोगों के पास दिल्ली की पूरी जानकारी है। हाँ, काफ़ी कुछ हमें पता है। पाकिस्तान के जाबाजों, दिखा देना है तुम सबने आज कि कितना दम है पाकिस्तान में। जो भी पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से भी देखेगा हम उसकी आंख फोड़ देंगे, चीर फाड़ देंगे हर उस हिंदुस्तानी को। याद रखो, तुम लोग हिंदुस्तान में हो और यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा तुम लोगों का दुश्मन है। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम लोग पाकिस्तानी हो तो ये भूखे कुत्तों की तरह तुम सब पर टूट पड़ेंगे और बोटी बोटी कर देंगे। ये वो हिंदुस्तान है जो पाकिस्तान को खा जाना चाहता है। शाहिद दांत किरकिटा उठा, चेहरा दधक उठा था उसका गुस्से से। हम हिंदुस्तान को जलाकर खाक कर देंगे, गुर्रा उठा शाहिद। पूरे पाकिस्तान की आशाएं तुम सब पर टिकी हैं। तुम देखना लीडर, दिल्ली पहुंचते ही हम वहाँ के लोगों का क्या हाल करते हैं। अब तुम सब दलों को वो सब बता दो जो मैंने कहा है। खाने पीने का सामान खरीदो फ़ौरन। शाम 6:25 बजे दल नंबर 3। मिर्ज़ा एक दुकान से कुछ लिफाफे उठाए बाहर निकला। खड़ा होकर बगल की दुकान की तरफ देखने लगा जहाँ बशीर मौजूद था। 5 मिनट के इंतज़ार के बाद बशीर लिफाफे थामे दुकान से निकला और पास आ गया। दोनों एक तरफ चल पड़े। हमने खाने का सामान काफ़ी खरीद लिया, बशीर बोला। हाँ, 6 किलो बादाम, इतनी ही किशमिश और 4 किलो काजू। इनसे काफ़ी वक्त निकल जाएगा। अब हम दिल्ली के लिए चल रहे हैं। हाँ, उस तरफ रोडवेज़ बस अड्डा है, दिल्ली के लिए बस लेनी है, लेकिन उससे पहले हमें लीडर के आदमी बैग देंगे। वे हम पर नज़र रखे हुए हैं, बशीर गंभीर स्वर में बोला। वे हमेशा ही हम पर नज़र बनाए रखेंगे। हम मुसीबत में पड़ेंगे तो वे हमें बचा लेंगे। अली और लीडर हम लोगों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। क्यों ना रखेंगे, वे दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं लीडर से मिलना चाहता हूँ। अली ने बताया था कि लीडर को कोई नहीं जानता, उसकी असलियत अली ही जानता है। शायद हमारे काम से खुश होकर लीडर हमारे पास हमें मिलने आ जाए, पता नहीं। बशीर और मिर्ज़ा एक जगह खड़े सैफ के पास पहुँचे। इन लिफाफों को अपने बैगों में रखो, मिर्ज़ा बोला। लिफाफे बैगों में रखे गए। अब सैफ ने दोनों को देखा। लीडर के आदमियों ने हमें बैग देने हैं, मिर्ज़ा बोला। हम रोडवेज़ के अड्डे की तरफ चलते हैं, वो हमें देख रहे हैं, कहीं भी बैग दे देंगे। मिर्ज़ा ठीक कहता है, बशीर बोला। यहाँ रुके रहने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही सतर्कता बरत रहे हैं? सैफ बोला। ज़रूरी है। लीडर नहीं चाहता कि हम मंजिल पर पहुँचने से पहले किसी की नज़रों में आए, मिर्ज़ा ने कहा। सीमा पार करके हम लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे साथ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, चलो रोडवेज़ के अड्डे की तरफ चलते हैं। वो किधर होगा? पास ही में है, उस तरफ। तीनों अपने छोटे छोटे बैग उठाए उस दिशा की तरफ बढ़ गए। 6:40 पर पानीपत रोडवेज़ का अड्डा, दल नंबर 2 यानी कि असलम नदीम आबू। शाम का वक्त होने की वजह से बस अड्डे पर भीड़ थी। हर कोई जैसे अंधेरा होने से पहले अपने मुकाम पर पहुंच जाना चाहता हो। शोर शराबा हो रहा था, बसों के इंजनों की आवाज़ों का शोर था। असलम, नदीम और आबू की नज़रें मिली। कंधों पर छोटे बैग लटके थे। क्या करें? असलम बोला। हमें अभी तक सामान नहीं मिला। दिल्ली की 2 बसें हमारे सामने से निकल चुकी हैं। वो देखो, नदीम धीमे स्वर में कह उठा। खान, अदनान, नवाब और शाहिद, दोनों की नज़रें उस तरफ उठ गईं। वो 20 कदम की दूरी पर खड़े दिखे। बीच में भीड़ आ जा रही थी। दल नंबर 1 भी हमारी तरह यहाँ है। उन्हें भी अभी तक लीडर के आदमियों ने बैग नहीं दिए। दल नंबर 3 भी यहीं कहीं आसपास में होगा, आबू बोला। लीडर चाहता होगा कि हम पहले पानीपत के बस अड्डे पर
इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद दिल्ली का सफ़र करें ताकि वहाँ लगभग साथ साथ ही पहुँचें। मैंने दल नंबर 3 को भी देख लिया है, नदीम ने आहिस्ता से कहा। किधर? हमारे बाईं तरफ महज 5 से 6 कदमों के फासले पर। उन्होंने भी हमें देख लिया है। असलम और आबू की नज़रें दल नंबर 3 पर कहीं, फिर नज़रें फेर लीं। हमें एक दूसरे दल के प्रति अनजान बने रहना है, यही आदेश है, असलम बोला। मेरे ख्याल में हमें जल्दी ही बैग मिलेंगे, आबू ने कहा। दल नंबर 1 ने भी हमें देख लिया है, असलम बोला। उस तरफ से नज़रें हटा लो, बार बार उन्हें मत देखो। तभी सामान उठाने वाला कुली उनके पास पहुंचा, बोला, चलिए, आपका सामान वो सामने दिल्ली जाने वाली बस में रखवा दिया है। तीनों की निगाहें उस पर जा टिकी। लीडर, कुली धीमे स्वर में कह उठा। तीनों फौरन संभले। कौन सी बस? वो वाली, मेरे साथ आइए। तीनों सतर्कता से उसके साथ चल पड़े। बाकी दलों का सामान? आबू कुली से धीमे स्वर में बोला। अलग अलग बसों में सबका सामान रखवाया जा रहा है, आप अपने सामान की तरफ ध्यान दीजिए। कुली तीनों को लेकर एक बस के पास पहुंचा। बस का कंडक्टर दिल्ली दिल्ली की आवाज़ें लगा रहा था। 5-7 सवारियां ही बस के भीतर थीं। बाहर लोगों की आती जाती भीड़ थी। कुली तीनों को लेकर बस में चढ़ गया। पीछे वाली लंबी सीट पर 4-4 फुट लंबे 3 बैग रखे हुए थे। ये आपका सामान है, संभाल लीजिए। रास्ते में मौका लगे तो बैग का सामान चेक कर लें ताकि पता हो कि क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर है। मौके पर ज़रूरत पड़ने पर उन्हें निकाला जा सके। एक बैग पर हाथ मारता कुली बोला, इनमें लोडेड गने हैं। कहने के साथ ही वो पलटकर बस से उतरता चला गया। नीचे बस का कंडक्टर दिल्ली जाने के लिए सवारियों को आवाज़ें मार रहा था। 6:55 बस दिल्ली के लिए चल पड़ी पानीपत के बस अड्डे से। दल नंबर 2 बस में बैठा था। 3 बैग उन्हें मिल चुके थे। तीनों ने एक एक बैग संभाल लिया था। बैग देने वाले ने उन्हें बता दिया था कि किस बैग में लोडेड गन है। 3 छोटे बैग पहले से ही उनके पास थे। बस में 40 के करीब यात्री थे। आबू, नदीम और असलम सबसे पीछे वाली लंबी सीट पर बैठे थे। वो पूरी सीट खाली थी। कंडक्टर से टिकट ले ली थी उन्होंने, दिल्ली तक की। यूं उनकी बस गुड़गांव तक जा रही थी। तीनों इस वक्त पूरी तरह जोश में भरे हुए थे क्योंकि 1 घंटे तक उन्होंने दिल्ली पहुंच जाना था और फिर उन्हें अपनी ताकत की झलक दिखानी थी। बस रफ्तार पकड़ चुकी थी। बस का ड्राइवर सोच भी नहीं सकता था कि वो अपनी बस में मौत का तूफान ले जा रहा है दिल्ली। ना ही सवारियों को ऐसा कोई गुमान था। सबके लिए यह रोज़मर्रा का सामान्य सफ़र था। परंतु नदीम, असलम, आबू के लिए यह सामान्य सफ़र नहीं था। दौड़ती बस से बाहर देखते हुए हर पल उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि वो मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। आबू आंखें बंद करके सीट की पुष्ट से सिर टकाए बैठा था। असलम ने उसे हौले से कोहनी मारी। आबू ने आंखें खोलकर उसे देखा। सुस्त क्यों हो गया है तू? असलम धीमे स्वर में बोला। ऐसा तो कुछ नहीं। आबू के होठों पर मुस्कान उभरी। घबराहट हो रही है? घबराहट? आबू सीधा होकर बैठा। तेरा दिमाग खराब हो गया? मुझे लगा कि मैं दिल्ली के रास्तों को अपने दिमाग में दौड़ा रहा था जो हमने सीढ़ी के सहारे देखे थे। सब याद है? याद है, परंतु उन्हें अपने मस्तिष्क में एक बार फिर दोहराकर ताज़ा कर रहा हूँ। तू ताज़ा कर, मुझे तो सब याद है। असलम ने नदीम को देखा। तू तैयार है? नदीम बाहर देख रहा था। उसने वहाँ से नजरें हटाई और असलम को देखकर बोला, तू अपनी कह। मैं तो दुश्मनों को भूनने के लिए तैयार हूँ। असलम की आंखों में वहशी चमक उभरी। मैं हारूंगा नहीं, अपने को साबित करके रहूंगा। नदीम धीमे किंतु कठोर स्वर में बोला। अली को दिखा के रहूंगा कि नदीम सबसे जुदा है। सबसे ज़्यादा हिम्मत मेरे में है कुछ कर गुजरने की। तो हम क्या यूं ही हैं? असलम मुस्कुराया। नदीम के होंठ भिजे रहे। मैं तेरे को ज़्यादा नंबर नहीं लेने दूंगा, मेरे से हार जाएगा तू। नदीम ने देखते हैं वाले अंदाज में असलम के चेहरे पर निगाह मारी। असलम के उस तरफ बैठे आबू ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी, फिर बोला, वक्त तेजी से बीतता जा रहा है। रोज़ ही बीतता है, असलम ने आबू से कहा, लेकिन आज का वक्त खास है। दिल्ली हर पल करीब आती जा रही है। दोनों की नज़रें मिली। आबू खतरनाक अंदाज में मुस्करा पड़ा। असलम ने दोनों बाहें ऊंची करके अंगड़ाई ली। यहाँ भी सब कुछ वैसा ही है जैसा कि उधर दिखता है, नदीम क्या उठा। लेकिन यहाँ दुश्मन रहते हैं, वो हमारा देश है, वहाँ सब अपने हैं, असलम ने कहा। हम सब दुश्मनों को ख़त्म कर देंगे। हिंदुस्तान को सबक सिखाने तो आए हैं हम। 7 बजे दल नंबर 1 पानीपत से दिल्ली जा रही बस में बैठा था। वे चारों बस ड्राइवर के इस तरफ आगे वाली तीनों सीटों पर फंसे बैठे थे। बड़े बड़े 3 बैग उनके पास ही फंसा रखे थे। बस में भीड़ थी। 10-12 लोग खड़े थे। 3 छोटे बैग भी उन्होंने पास ही रखे थे। खान ने माथे पर तिलक लगा रखा था। अदनान के माथे पर भी तिलक था, परंतु अब वो कुछ मिट सा रहा था। चारों हंस मुस्कुरा रहे थे। ड्राइवर 80 की स्पीड से बस दौड़ा रहा था कि नवाब ड्राइवर से कह उठा, मज़ा नहीं आ रहा, बस को और तेज़ दौड़ाओ। ड्राइवर ने नवाब पर नज़र मारी, फिर सामने देखता कह उठा, 85 की स्पीड हो गया यो, कम है? तेरे को बहुत जल्दी हो गए। हाँ, नवाब हंसकर बोला।
आज मुझे बहुत जल्दी है। वहाँ दिल्ली में तेरी बारात सजी है जो तेरे को जल्दी पहुँचना हो पे। ड्राइवर ने मुंह बनाकर कहा। आज इसकी सगाई है, शायद क्या उठा, सब इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बात होवे। ड्राइवर मुस्कुराया। बढ़ा दें स्पीड। ड्राइवर ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी। आप खुश है? बहुत खुश हूँ, मैं जल्दी से दिल्ली पहुँच जाना चाहता हूँ, नवाब ने हंसकर कहा। अदनान ने नवाब का कंधा दबाया। इशारा था कि कम बात करो, चुप रहो। कहने के कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ। सगाई है तो दोस्त भी साथ है, नवाब बोला। तुम भी चलो सगाई में, शायद क्या उठा। तुम लोग खुश रहो, अपनी तो ड्यूटी ही ऐसी है। तभी नवाब की नज़रें अदनान से मिली। नवाब को घूरा अदनान ने। नवाब ने गहरी सांस ली और मुंह फेर लिया। बस के इंजन का शोर वहाँ गूंज रहा था। अदनान शाहिद के कान में बोला, जुबान बंद रखो, किसी से दोस्ताना गांठने को मनाही है, याद क्यों नहीं रखते तुम? नवाब ने बात शुरू। तू बीच में क्यों बोला? नवाब खुद ही चुप कर जाता। इस साले नवाब को भी देखूंगा, पहले भी मना किया था कि अपने आपे में रहना। वो तो हर वक्त नशे की मस्ती में रहता। तू अपना ध्यान दे, उसे मैं देख लूँगा, कहते हुए अदनान की नज़रें नवाब से मिली। नवाब ने फ़ौरन मुंह फेर लिया। दिल्ली की सड़कें याद हैं? अदनान धीमे स्वर में शाहिद के कान में बोला। हाँ, एक बार फिर याद कर ले, मौके पर भूल मत जाना। अदनान ने कहा। हमारी मंजिल कहाँ है? नहीं जानता, लीडर फ़ोन पर बताएगा। दिल्ली, शाम के 7:15 बजे। देवराज चौहान और जगमोहन होटल के कमरे में मौजूद थे। तुमने सोहनलाल और नानिया से मिलने नहीं जाना? देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। जाना है, अभी तक उन्हें फ़ोन नहीं किया। वो फुर्सत में आते ही मुझे फ़ोन करेंगे। जगमोहन मुस्कुराया। वो फ़ोन करना भूल गए तो? देवराज चौहान भी मुस्कुरा पड़ा। नहीं भूलेंगे, नानिया तो कभी भी ये बात भूलेगी नहीं। वो मेरी शादी करा देने को उतावली है। उसकी हर संभव चेष्टा होगी कि जैसी भी हो मेरी शादी करा दे। वो मुझसे ज़रूर मिलेगी। वो मुझसे ज़रूर मिलेगी। तो मैं नानिया के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। मैं भी क्या करूं, वही मेरे पीछे पड़ गई कि शादी कर लूं। सोहनलाल ने ही उसे हवा दी होगी, वरना नानिया को सपना तो आने से रहा। वैसे मैं आज नानिया को समझा दूंगा कि मेरी शादी नहीं हो। इसी पल जगमोहन का फ़ोन बजने लगा। आ गया। जगमोहन ने फ़ोन निकालते गहरी सांस ली और कॉलिंग स्विच दबाकर हेलो बोला। देवर जी, नानिया का स्वर कानों में पड़ा। ओ भाभी, अब कैसी तबीयत है देवर जी? बस भाभी, ज़िंदगी ही काटनी है अब तो दिल छोटा ना करो, वरना मुझे तकलीफ़ होती है। मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें मालूम है, आज मैंने लाल किला देखा, कुतुब मीनार देखी और वापसी पर हम इंडिया गेट के पास से निकले। इंडिया गेट बहुत अच्छा लग रहा था। कल हम इंडिया गेट देखने जाएंगे। दिल्ली बहुत अच्छी जगह है। मुझे भी कभी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब से वो नहीं रही तब से तुम फिर दिल छोटा करने लगे। मर्द हो, मर्द की तरह रहो। मर्द और शेर एक बराबर होते हैं, कभी हारते नहीं। शेरों की संख्या हिंदुस्तान में बहुत कम हो गई है भाभी, मैंने अखबार में पढ़ा। मैं मर्दों की बात कर रही हूँ। रहने दो, फ़ोन पर बात लंबी हो जाएगी, हम मिल ही रहे। नानिया सहज भाव में कहे जा रही थी। तुम यहाँ आ जाओ, पार्क होटल में। एक कदम भी चलने का मेरा मन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ हम कहाँ पहुँचे, कहाँ मिलोगे तुम? साउथ एक्सटेंशन के रॉयल नाइट क्लब में आ जाओ, जगमोहन ने कहा। अभी? 9 बजे, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। सोहनलाल से बात कराना। हाँ हाँ, अभी लो। तुम 9 बजे रॉयल नाइट क्लब में पहुँच जाना। ज़रूर पहुँच जाऊँगा। 2 पलों बाद सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। बोल, उल्लू के पट्टे, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तू नानिया को मेरी शादी के लिए जोड़ दे रहा। मैं तो फुर्सत में निपटूंगा तेरे से, जगमोहन ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभर आई थी। पार्क होटल, शाम 7:30 बजे। सोहनलाल और नानिया होटल के कमरे में। जगमोहन के फ़ोन बंद करने पर सोहनलाल से हड़बड़ाए से अंदाज में फ़ोन कान से हटाया। नानिया की निगाह सोहनलाल पर ही थी। उसे फ़ोन हटाते पाकर कह उठी, क्या हुआ? सोहनलाल ने नानिया को देखा, चुप रहा। बताओ तो, हुआ क्या? उस लड़की के मरने से जगमोहन को ज़्यादा ही सदमा लगा है, बेचारा, सोहनलाल ने होठ सिकोड़कर कहा। बताओगे नहीं कि उसने क्या कहा? यूं ही बोले जाओगे? पता नहीं, कुछ कहते कहते रो पड़ा। ओह, नानिया के चेहरे पर दुख के भाव आ गए। क्या हालत हो गई देवर जी की। दिल तो चाहता है कि उड़कर उसके पास पहुंचूं और उसे जी भरकर दिलासा दूं। ज़्यादा दिलासा मत देना, कहीं मुझे ही दौरा ना पड़ना शुरू हो जाए, सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। कैसी बातें करते हो जी, दौरा पड़े आपके दुश्मनों को? सोहनलाल ने गहरी सांस ली। आपके पास कोई लड़की नहीं है जिससे देवर जी की शादी हो सके? इंतज़ाम हो जाएगा, सोहनलाल शांत भाव में मुस्कुराया। पहले उसे तैयार करो शादी के लिए। वो मैं कर लूँगी, नानिया ने विश्वास भरे स्वर में कहा। पागल मत बन, वो तेरे को बेवकूफ़ बना रहा।
वो ऐसा क्यों करेगा? उसने मुझसे कहा था कि वो शादी करेगा। तू अभी उसे नहीं जानती। वो देवर जी के बारे में ऐसी वैसी बात मत करो। मैंने कई बार देखा है कि तुम उससे जलते हो। तुमने देखा है? सोहनलाल ने हैरानी से कहा। महसूस तो किया ही है तुम्हारी बातें सुनकर। मुझे तो लगता है कि तुम नहीं चाहते कि वो शादी करे। मैं नहीं चाहता? सोहनलाल हैरानी से बोला। हाँ, लगा तो मुझे ऐसा ही। नानिया ने तीखी तिरछी नज़रों से सोहनलाल को देखा। भले का ज़माना ही नहीं रहा। ठीक है, तू उसकी शादी करा। मेरा वादा है कि उसकी शादी वाली बग्गी को मैं कंधे में फंसा कर खींचूंगा। घोड़ों का पूरा काम मैं करूंगा। तू चाहेगी तो उसे कंधे पर बैठाकर लड़की वालों के घर तक ले चलूंगा। कहेगी तो बारात के आगे गए आगे आगे सड़क पर झाड़ू मारता जाऊंगा। बस तू उसकी शादी करके दिखा दे। उसे तैयार कर ले। उसे लड़की पसंद करा दे। एक बार कार्ड छपवा दे। ये कौन सी बड़ी बात है? देवर जी मिलेंगे तो देखना, सब बातें तुम्हारे सामने तय करूंगी। कर कर। सोहनलाल ने सिर हिलाया। देवर जी को इस वक्त सहारे की सख्त ज़रूरत है। बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी तुझे मेरे सहारे की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं। तू शादी करा जगमोहन की, काट छप्पा। सारी उम्र तेरे पैर दबाऊंगा। वो तो अब दबाने को कहूँ तो क्या तुम मना करोगे? नानिया ने मुंह बनाकर पूछा। तू एक बार कह के तो देख। सोहनलाल मुस्कुराया। पैर तो क्या, गला भी दबा दूंगा। तेरी तो। नानिया सोहनलाल पर झपटी। सोहनलाल भागा। देखते देखते वो कमरा जैसे अखाड़े में बदलने लगा। दिल्ली बाईपास, शाम 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे बाईपास का चौराहा मरकरी पीली रोशनियों से चमक रहा था। एक सड़क बस अड्डे की तरफ जा रही थी, दूसरी सड़क आज़ादपुर की तरफ जा रही थी, तीसरी सड़क पीतमपुरा और रोहिणी की तरफ जा रही थी। वहीं चौराहे के पास ही पानीपत से आने वाली बस रुकी। 10 दल नंबर 3 उसमें से नीचे उतरा। कुछ और लोग उतरे। बस आगे बढ़ गई। सैफ, बशीर और मिर्ज़ा के कंधों पर छोटे बैग थे। हाथों में पहिए लगे 4 फुट लंबे बैग थे, जिन्हें वो पहियों के दम पर आसानी से खींच सकते थे। तीनों की निगाह वहाँ दिखाई दे रही वाहनों की लंबी कतार पर जा रही थी। भीड़ और ट्रैफिक जाम का शानदार नज़ारा देखते ही बनता था। दिल्ली वास्तव में शानदार है, सैफ कह उठा। हाँ, बशीर ने कठोर स्वर में कहा, लेकिन अब हम दिल्ली की हालत बुरी करने वाले हैं। हाँ, मिर्ज़ा ने कठोर स्वर में कहा। दिल्ली नहीं जानती कि हम यहाँ पहुँचे हैं। तभी बशीर का फ़ोन बजने लगा। हेलो, बशीर ने बात की। दिल्ली में स्वागत है दल नंबर 3 का। लीडर का स्वर कानों में पड़ा। आपको कैसे पता चला कि हम आ पहुँचे? बशीर ने पूछा। ये क्यों भूलते हो कि मेरे आदमी साई की तरह तुम लोगों के साथ है? ओह, सच में मैं भूल गया था। खैर, अब बताइए हम क्या करें? दल नंबर 3, तुम तीनों यहाँ कुछ आगे चलोगे तो टैक्सी स्टैंड मिलेगा। वहाँ से विकासपुरी के लिए टैक्सी लो। ये रास्ता पीतमपुरा रोहिणी के पास से होकर जाएगा। तो तुम लोग जहाँ खड़े हो वहाँ से ये रास्ता किधर पड़ेगा? दाईं तरफ। गुड, रास्ते अच्छी तरह याद है तुम लोगों को। टैक्सी से विकासपुरी पहुँचो। पीवीआर पर टैक्सी छोड़ देना। विकासपुरी पीवीआर पर? बशीर कह उठा। हाँ, मुझे खुशी है कि तुम भूले नहीं हो। हमारा निशाना विकासपुरी का पीवीआर होगा। जब वहाँ पहुँच जाओगे तो तुम सबसे बात करूँगा। यहाँ रुको मत, टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ जाओ। इस तरह की जैसे यहाँ अक्सर आते रहते हो। पुलिस वाले भी बाईपास पर रहते हैं। मज़े मज़े से चलते हुए टैक्सी स्टैंड तक पहुँच जाओ। दिल्ली बाईपास, शाम 7:35 पर। पानीपत से आने वाली बस रुकी। दल नंबर 1 नीचे उतरा। कंधों पर छोटे बैग और हाथों में चारों ने एक एक बड़ा बैग पकड़ रखा था, जो कि 4 फुट लंबा था। पहिए के दम पर वे उस बैग को पकड़े घसीट रहे थे। वे उतरे। कुछ और लोग भी उतरे। बस आगे बढ़ गई। कितना अच्छा लग रहा है कि हम दिल्ली पहुंच गए। विश्वास नहीं आ रहा, नवाब हंसकर बोला। अपने को तैयार कर लो दोस्तों, अदनान ने कहा। अब कुछ भी हो सकता है। तू हमेशा गंभीर बातें क्यों करता है? नवाब ने कहा। जब वक्त आएगा देख लेंगे। अदनान ठीक कहता है, खान बोला। हमें हर वक्त तैयार रहना है। अब क्या करें? यहाँ कब तक खड़े रहना पड़ेगा? शाहिद बोला। लीडर ने कहा था कि हमारे बाईपास पहुँचने पर वो फ़ोन करेगा। अभी तक तो फ़ोन नहीं आया। आ जाएगा, खामोशी से इंतज़ार करो, अदनान ने कहा। लीडर के आदमी की निगाह हम पर है। यही वो पल था कि नवाब का मोबाइल फ़ोन बज उठा। आ गया फ़ोन। खान ने नवाब को देखा। साले ने। नवाब दांत फाड़ता फ़ोन निकालता कह उठा। मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया है। फिर कान से फ़ोन लगाया। हेलो नवाब, मैं लीडर हूँ। हम बाईपास पहुँच गए, नवाब ने संभले स्वर में कहा। जानता हूँ, मेरे आदमियों की नज़र तुम चारों पर है। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम लोग बाईपास पहुँच गए। लीडर का शांत स्वर उसके कानों में पड़ रहा था। पानीपत से ही तुम लोग मेरे आदमियों के सुरक्षित घेरे में हो। मालूम है कि ऐसा ही कुछ है। दिल्ली में तुम लोगों ने अपनी काबिलियत दिखानी है। ज़रूर दिखाएंगे, नवाब ने कहा। अपने बारे में तुम्हें गारंटी देता हूँ।
दिल्ली का खेल पाकिस्तान के हर शहर में दिखना चाहिए। बंधकों के बिना हम कामयाब नहीं हो सकते। सबको समझा देना। फिक्र मत करो, हमें तो खुजली हो रही है कि कब काम शुरू करें। ज़्यादा वक्त नहीं है। दल नंबर 3 इस वक्त अपने निशाने की तरफ बढ़ रहा है। वो तुम लोगों से आगे चल रहा है। तुम लोग भी वक्त ख़राब मत करो। मैं चाहता हूँ तीनों दल एक साथ हरकत में आए, जिससे कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल जाएं कि वे क्या करें। उन्हें कुछ समझना है। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे इशारे के सहारे ही हम बैठे हैं। यहाँ से निकलो, जहाँ खड़े हो वहाँ से सीधा आगे बढ़ जाओ। कुछ आगे जाकर टैक्सी स्टैंड मिलेगा, वहाँ से साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 के लिए टैक्सी ले लो। लीडर की आवाज़ मोबाइल से उसके कानों पर पड़ रही थी। रॉयल नाइट क्लब, नवाब के होठों से निकला। हाँ, अली ने सीडी में तुम्हें सब दिखा समझा दिया है और याद भी है तुम्हें सब कुछ। साउथ एक्सटेंशन में तुम लोगों ने रॉयल नाइट क्लब पर कब्जा करना है। वो ऐसी जगह है जहाँ रात 10 बजे के बाद दिन निकलता है, बहुत भीड़ होने लगती है। वहाँ तुम लोगों को मनपसंद के बंधक भी मिल जाएंगे। नाइट क्लब के दूसरे हिस्से में डिनर हॉल भी और पहली मंजिल पर। याद है, नवाब ने टोका। तो टैक्सी लो और साउथ एक्सटेंशन पहुँचो। यहाँ से कम 2 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। 2 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। रास्ते में ट्रैफिक जाम भी रहता है, फिर तुम लोगों को वक्त भी तो बिताना है। अभी 2.5-3 घंटे तुम लोगों के पास हैं। 10:30 के बाद तुम लोगों ने रॉयल नाइट क्लब पर कब्जा करना है, जब वहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हो। ठीक है, हम टैक्सी लेकर यहाँ से चलते हैं। ऐसा रंग दिखाना कि सब दंग रह जाएं। पाकिस्तान में बैठे सबकी नज़र तुम लोगों पर है कि तुम क्या करते हो। अली से कुछ देर पहले मेरी बात हुई। उसे इस बात की चिंता है कि तुम लोग सफल हो पाते हो या नहीं। अली से कह दो कि दल नंबर 1 सबसे ज़्यादा कहर बरपाएगा। ज़रूर कहूँगा अली को। जब तुम लोग साउथ एक्सटेंशन पहुँच जाओगे तो मैं तब फ़ोन पर तुमसे बात करूँगा। दिल्ली बाईपास, शाम 7:55। पानीपत से आने वाली बस आकर रुकी। दरवाजे खुले, कुछ लोग नीचे उतरे। दल नंबर 2 भी नीचे उतरा। तीनों ने कंधों पर छोटे बैग टांग रखे थे और सबके हाथों में एक बड़ा बैग था। सवारियों उतरकर बस आगे बढ़ गई। बस से उतरने वाले फ़ौरन अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए। असलम, नदीम, आबू की नज़रें हर तरफ जाने लगी। तो ये है दिल्ली, आबू कह उठा। ये एक तरह से दिल्ली की सीमा है, नदीम बोला। दिल्ली की सीमा पीछे थी, सिंधु बॉर्डर। ये दिल्ली का भीतरी हिस्सा है, असलम बोला। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए 16 बॉर्डर पड़ते हैं। यूँ कहो कि 16 रास्ते हैं, उनमें से एक सिंधु बॉर्डर भी है। सब याद कर रखा है जो अली ने सब बताया, आबू हंसा। ये जानकारियाँ तब हमारे काम आएंगी जब दिल्ली से हमें निकलना होगा। हम सुरक्षित निकल जाएंगे। लीडर काम के बाद हमें ठीक ठाक यहाँ से निकालकर सीमा पर पहुँचा देगा। हम में से कोई मारा भी जा सकता है, नदीम क्या उठा। असलम और आबू ने उसे देखा। 2 पलों के लिए चुप्पी सी उभरी। जिसकी किस्मत खराब होगी वही जान गंवाएगा, आबू बोला। हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है, पर हम यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? नदीम ने सड़क पर से जाते ट्रैफिक पर नज़रें मारी। उसी पल आबू का फ़ोन बजा। हेलो, आबू ने बात की। लीडर, ओह, दिल्ली पहुँचने की बधाई। बधाई लो, शुक्रिया। काम शुरू करने का वक्त ज़्यादा दूर नहीं रहा आबू, हम तैयार हैं। जानता हूँ, याद रखो हमने हारना नहीं है। पाकिस्तान का सिर शान से ऊंचा रखना है। ऐसा ही होगा लीडर। आबू के दांत भिज गए। जोश और नफ़रत को अपने भीतर कायम रखो। पाकिस्तान जिंदाबाद का जज्बा भीतर संभाले रहो। यहाँ सब हमारे दुश्मन हैं, कोई भी हमारा हमदर्द नहीं। अगर दिल्ली सलामत रही तो पाकिस्तान खतरे में गिर जाएगा, वो मिट जाएगा। हम दिल्ली को सलामत नहीं रहने देंगे। पाकिस्तान पर आज भी नहीं आएगी। आबू गुर्रा उठा। यही जज्बा रहा तो जीत हमारी ही होगी आबू। हम ही जीतेंगे लीडर। आबू दरिंदगी भरे स्वर में क्या उठा। वापसी पर पाकिस्तान का झंडा दिल्ली के लाल किले पर लहराएंगे और उसी झंडे को थामे हम पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे। शाबाश, तुम्हारे जज्बे से मैं खुश हुआ। पाकिस्तान में ऐसे बेटे हों तो क्यों नहीं। पाकिस्तान दुनिया भर में सिर फ़ख्र के साथ ऊंचा करके रहेगा। मैं जानता हूं कि तीनों दलों में तुम्हारा दल ही सबसे काबिल रहेगा। अली ने एक खबर भेजी आबू। क्या? उसने कहा है कि तीनों दलों से कह दूं कि उन्हें एक लाश के बदले 10,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 10 लाशें 1 लाख रुपया। 100 हुई तो 10 लाख, एक एक को। सौदा बुरा नहीं है आबू। सच में? इस तरह तो मैं करोड़ों कमा लूँगा। यही तो अली चाहता है कि उसके शागिर्द करोड़ों कमाएं, तुम सबका भविष्य सुरक्षित हो जाए। ये बात बाकी दलों से कह दी? अभी अभी अली से कहा है। अभी अली ने कहा है मुझसे। पहले तुमसे ही कहा, अब दूसरों से भी कहूँगा। चलो निकलो यहाँ से। यहाँ से आगे की तरफ जाओ तो तुम्हें टैक्सी स्टैंड दिखेगा, वहाँ से राजौरी गार्डन के लिए टैक्सी लो। तो हमारा निशाना राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल होगा। आबू के होठों से निकला। ठीक समझे। आज रविवार है। राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल में सालाना जलसा हो रहा है। स्टेज पर कई प्रोग्राम हो रहे हैं। वहाँ पर बच्चों के साथ उनके माँ बाप भी हैं। कल से स्कूल में छुट्टियाँ हो रही हैं, इसलिए वहाँ की भीड़ देखते ही बनती है।
सीढ़ी पर राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल और उसके आसपास की जगह हमने खूब अच्छी तरह देखी थी। याद है सब? हाँ, सब याद है। तो चलो टैक्सी लो। जब टैक्सी छोड़ दोगे तो मैं तब फ़ोन पर बात करूँगा। इसके साथ ही लीडर ने फ़ोन बंद कर दिया था। आबू ने कान से फ़ोन हटाया और जेब में डालते हुए कहा, आगे चलो, सामने टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से राजौरी गार्डन के लिए टैक्सी लेनी है। एक हाथ से बैग थामे पहियों के दम पर उसे घसीटते हुए तीनों आगे बढ़ गए। कंधों पर छोटे बैग लटके थे। तो हमारा निशाना राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल होगा। लीडर ने हमारी राह चुन दी। असलम बोला, हाँ, परंतु ये तो रविवार की शाम है, इस वक्त स्कूल में कोई होगा ही नहीं। नदीम क्या उठा, आज स्कूल का सालाना फंक्शन चल रहा है, कल से स्कूल में छुट्टियाँ हैं। लीडर का कहना है कि स्कूल बच्चों से और उनके माँ बाप से भरा पड़ा है। स्टेज पर प्रोग्राम चल रहे हैं और हमें ऐसा ही माहौल चाहिए। आबू बोला, लीडर ने हम सबके लिए बहुत अच्छी जगह का चुनाव किया है, वो अपनी जिम्मेदारी खूब निभा रहा है। अली ने लीडर को फ़ोन पर कहा है कि वो हम सबसे कह दे कि हमें अली की तरफ से 1 लाख का 10,000 रुपया मिलेगा। 1 लाख का 10,000? हाँ, हिसाब लगा लो। आबू जहरीले स्वर में क्या उठा, 10 लाशें और 1 लाख, 100 लाशों का 10 लाख, यानी कि यहाँ पर हमारे दुश्मनों की संख्या बहुत है। हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्यों दोस्तों, इस काम के लिए MP5 गन कैसी रहेगी? सब मशीन गन राइफल से भी हल्की होती है। 25 से 100 मीटर तक की क्लोज रेंज में इस्तेमाल करने और बस्ट फायरिंग के लिए सबसे बेहतर है। इससे 1 मिनट में 800 गोलियाँ निकलती हैं। भीड़ भरी जगहों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को सफाया किया जा सकता है। हम करोड़ों कमा सकते हैं लाशें बिछाकर। ये गनें हमारे बैगों में मौजूद हैं। आबू के चेहरे पर वैसी भाव चमक रहे थे। AK-47 भी तो है बैग में। उसने 1 मिनट में 600 गोलियां निकलती हैं। यह हल्के वजन की है और हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं। इसकी गोलियां 1500 मीटर तक जाती हैं। क्लोज रेंज फायरिंग के लिए बढ़िया है। असलम बोला, MP5 गन तो AK-47 से भी हल्की होती है। आबू ने टोका, भूल गया क्या? दोनों गनें ही हल्की हैं। नदीम क्या उठा, परंतु ज़्यादा लोगों का शिकार करना है तो MP5 से बढ़िया कोई हथियार नहीं। कुछ ही मिनटों में भीड़ वाली जगह पर हम सैकड़ों हज़ारों लाशें बिछा सकते हैं। मैं करोड़ों कमाऊंगा। आबू जोश भरे स्वर में क्या उठा, मैं तेरे से ज़्यादा कमा कर दिखा दूंगा। असलम बोला, शर्त लगी? नदीम खतरनाक स्वर में क्या उठा, हम तीनों में से लाशें जिसके नाम ज़्यादा होंगी वो बाकी दोनों के नोट भी ले लेगा। कुछ पलों के लिए उनके बीच सन्नाटा छा गया। वो बैगों को घसीटते चले गए। मैं ये नहीं कहता कि तू ज़्यादा बड़ा शिकारी है। असलम क्या उठा, परंतु मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। दौलत कमाने का मौका जो हाथ लगा उसे गंवाना नहीं चाहता। इसलिए हम सब अपने अपने हिस्से के पैसे लेंगे, शर्त नहीं लगाएंगे। डर गया तू मेरे से? नदीम हंस पड़ा। ये बात नहीं, पर मैं शर्त नहीं लगाना चाहता। मैं बहुत पैसा इकट्ठा कर लेना चाहता हूँ। कार खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा लाहौर में, शानदार ज़िंदगी बिताऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं सबसे ज़्यादा लाशें बिछाऊंगा। असलम की आवाज़ में दृढ़ता के भाव थे। देखते हैं। वे तीनों पास ही के टैक्सी स्टैंड पर जा पहुँचे। फुटपाथ पर बने टैक्सी स्टैंड पर तीव्र रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। 2 चारपाइयाँ रखी थी बैठने के लिए। छोटा सा तंबू लगा था और फुटपाथ पर ही 6-7 टैक्सियाँ खड़ी थी। एक चारपाई पर रिसीवर वाला फ़ोन रखा था। उनके पास पहुँचते ही 2-3 ड्राइवर उनके पास जा पहुँचे। कहाँ जाना है साहब? एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा। तभी चारपाई पर बैठे मोटे से आदमी ने कहा, इन्हें मेरे पास भेज कुलवंत, जाओ उससे बात करो, वो हमारा हेड है। दूसरे टैक्सी ड्राइवर ने कहा। बैगों को खींचते हुए 4 कदम दूर चारपाई पर बैठे व्यक्ति के पास पहुंचे। वो व्यक्ति तीनों को और उनके बैगों को बार बार घूरे जा रहा था। कहाँ जाना है? उसने पूछा। राजौरी गार्डन। इससे पहले तुम लोगों की पहचान वाले और लड़के भी कहीं गए हैं? उसने पूछा। क्या मतलब? नदीम सतर्क हुआ। भोलेपन से पूछा उसने। बात यह है, वो कह उठा, पिछले आधे घंटे में एक बार 4 लड़के और दूसरी बार 3 लड़के आए। पहले वालों के पास जो बड़े बड़े बैग थे, वैसे ही बैग दूसरी बार आने वाले 3 लड़कों के पास थे। मैंने इत्तेफाक समझा, परंतु अब तुम आए हो तो तुम तीनों के पास भी वैसे ही बैग है जैसे पहले 2 बार आए लड़कों के पास थे। यह चक्कर क्या है? खतरे की घंटी बजी। वे सतर्क हुए। टैक्सी स्टैंड वालों को उन पर शक हो गया था। मन में बसी हिंसा और नफरत ने करवट ली। तो इसमें हमारा कसूर क्या है कि किसी और के पास भी ऐसे ही बैग थे? आबू ने कहा। कसूर तो किसी का नहीं, पर यह बात मुझे अटपटी लगी है कि तुम जासूस हो। असलम क्या उठा। पुलिस वाले हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? नदीम ने कहना चाहा। सब तरफ नज़र रखनी पड़ती है, जमाना बहुत ख़राब है। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? हमें टैक्सी चाहिए। असलम बोला। देनी है तो दो, नहीं तो हम कहीं और से ले लेते। चंडीगढ़ से आ रहे हैं, नदीम ने मुस्कुराकर कहा। ठीक उसी पल वहाँ पुलिस जिप्सी आकर रुकी। असलम, नदीम, आबू चौंके। जीप में 2 पुलिस वाले बैठे थे। एक नीचे उतरता कह उठा, जसबीर पानी दे, 2 गिलास भी। चारपाई पर बैठे जसबीर ने आवाज़ मारी, ओए कुलवंत, साहब को 2 गिलास पानी। और
साहब को 2 गिलास और पानी दे फटाफट। कुलवंत तेजी से टेंट की तरफ बढ़ गया। पुलिस वाला वहीं खड़ा हो गया। उसने उड़ती निगाह तीनों पर मारी। साहब जी, जसवीर बोला, आधा घंटा पहले 4 लड़के टैक्सी लेने आए। वो साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 गए हैं। उनके पास भी ऐसे ही बैग थे जैसे इन्होंने ले रखे हैं। फिर 15 मिनट बाद 3 और लड़के आए। उनके पास भी ऐसे ही बैग थे। वो विकासपुरी PVR तक के लिए टैक्सी लेकर गए। मैं पूछ रहा था कि क्या वो लड़के इनकी पहचान वाले थे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब बैग एक ही दुकान से खरीदे गए हों। सब बैग भी नए चमक रहे हैं। पुलिस वाले की निगाह उनके बड़े बैगों पर गई। ये भी कोई बात हुई? नदीम लापरवाही से कह उठा। कंपनी ने तो ऐसे हज़ारों बैग बनाए होंगे, जाने कितने लोगों ने खरीदे होंगे। कुलवंत पानी का जग और 2 गिलास लेकर पुलिस जिप्सी के पास जा पहुंचा था। क्या है बैगों में? खेल का सामान है सर, नदीम बोला। बैट, बॉल, विकेट। कल हमारा मैच है, चंडीगढ़ में पढ़ते हैं हम। आप चाहें तो हमारे आई कार्ड भी देख सकते हैं। ये तो यूं ही कहे जा रहा है। पुलिस वाले ने सिर हिलाया, तीनों को गहरी निगाहों से देखा। आबू के पास वो बैग था जिसमें लोडेड गनें थीं। वो पूरी तरह तैयार था। उसने सोच रखा था कि फुर्ती से गन निकालनी है और यहाँ मौजूद सबको भून देना है। कहाँ जाना है? राजौरी गार्डन। वहाँ कहाँ? स्कूल में। वहाँ मैनेजमेंट ने हमारे ठहरने का इंतज़ाम कर रखा है, नदीम ने कहा। पुलिस वाला कुछ कहने लगा कि तभी पुलिस जिप्सी से दूसरे पुलिस ने आवाज़ लगाई, त्यागी आजा, पैक तैयार है, फटाफट खींच ले, अभी 4 घंटे और पेट्रोलिंग करनी है, दिन भर के थके कुछ हल्के हो जाएंगे। यहीं रुको, कहकर वो पुलिस वाला जिप्सी की तरफ बढ़ गया। आबू, असलम और नदीम की नज़रें मिली। वहाँ मध्यम सी रोशनी थी, पीली मरकरी लाइटों की। टेंट में जल रहे बड़े बल्ब की रोशनी भी बाहर आ रही थी। सड़क पर से तेज गति से वाहन निकल रहे थे। इस वक्त सिर्फ वाहनों का शोर ही सुनाई दे रहा था। जसवीर अभी तक चारपाई पर ही बैठा था। उसने तीनों को देखा। तुम खामा हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो, नदीम ने शांत स्वर में कहा। मैंने तो यूं ही अपना शक जाहिर किया। सब ठीक है तो परवाह क्यों करते हो? अभी चलते हैं राजौरी गार्डन। फ़ौरन ही वो पुलिस वाला अपना गिलास एक ही बार में खींचकर वापस आ गया था। कार्ड दिखाओ, जो दिखाने को कह रहे थे। वो बोला, कौन से कार्ड हैं? चंडीगढ़ कॉलेज के कार्ड हैं, दिखाओ। तीनों ने अपनी अपनी जेबों से कार्ड निकाले, उसे दिए। पुलिस वाले ने कार्डों पर एक सरसरी नज़र मारकर कार्ड उन्हें वापस दे दिए। ठीक है, ज़रा एक नज़र बैगों पर लगवा दो। सिर्फ ऊपर की जिप खोल खोल के दिखाओ और जाओ। हालात खतरनाक हो उठे थे। तीनों के भीतर मौजूद वहशीपन ने उछाल मारी। वे खामोशी से राजौरी गार्डन तक पहुंच जाना चाहते थे, परंतु अब कोई रास्ता नहीं था खामोशी से पहुंचने का। पुलिस वाला बैग चेक करने को कह रहा है। तीनों ने कार्ड अपनी जेबों में डाले। ओए भीमा, चल तू जा राजौरी गार्डन, टैक्सी तैयार कर, जसबीर कह उठा। जल्दी करो, पुलिस वाला कह उठा। शराब ने उसके सिर पर असर करना शुरू कर दिया लगता था। आबू फ़ौरन नीचे झुका और बैग की जिप खोलने लगा। नदीम और असलम भी झुके और अपने अपने बैग की जिपें खोलने में लग गए। तभी पास ही टैक्सी स्टार्ट हुई। भीमा शायद इधर ही टैक्सी लाने की चेष्टा में था। सब लापरवाह थे। शायद उनके मन में था कि सब ठीक है। ये रूटीन का शक और रूटीन की कार्रवाई थी। उनमें से कोई नहीं जान सका कि अगले चंद पलों में क्या होने वाला है। जो हुआ उसके बारे में तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। बैगों को खोलो। उन तीनों के पास ही खड़ा था पुलिस वाला। त्यागी आ, जिप्सी की तरफ से आवाज़ आई। दूसरा पैक भी ले और काम ख़त्म कर। रुक, अभी आया, उस पुलिस वाले ने जिप्सी की तरफ देखकर कहा। कुलवंत पानी का जग वापस टेंट की तरफ ले जाने लगा और अगले पल जैसे वहशी थे, दरिंदगी से भरे थे, थर्रा देने वाले थे, दहला देने वाले थे। आबू ने झटके से खुले बैग में हाथ डालकर गन निकाली और सबकी तरफ करके ट्रिगर दबाता चला गया। असलम और नदीम फुर्ती से बैगों के पास ही बैठ गए थे। तर 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 पूरा वातावरण गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बंधक के 10वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।